हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 25, राजस्थान की जनसंख्या व जनजातियां। तो बच्चों, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि खंड ए के अंतर्गत चलते हैं। खंड ए के अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर जो 3 पढ़ा, उसके अंतर्गत भी हमने इसी प्रकार की बातें पढ़ी। चैप्टर 2 में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की, जैसे कि एस्किमो और बुशमैन। और उसी चैप्टर के अंतर्गत हमने भारत की 2 प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की, भील और गोंड। ठीक है बच्चों। और चैप्टर नंबर 3 में हमने चर्चा की विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। उसी प्रकार बच्चों, खंड बे के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 13 और 14 है, उसके अंतर्गत हमने भारत की जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि के बारे में चर्चा की थी। ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर जनसंख्या और जनजातियों के ऊपर कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 13 और 14, और ये आ गया है बच्चों चैप्टर नंबर 25। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंतर्गत तो हमने विश्व की बातें की, 13 और 14 के अंतर्गत हमने भारत की बातें की, और बच्चों चैप्टर नंबर 25 में हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो तीनों स्तरों पर हमने ये बात की है, विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर। और बच्चों, यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि परीक्षा में तीनों ही प्रकार के मानचित्रों से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे सिलेबस में तीनों स्तर का सिलेबस है, तीनों स्तर के चैप्टर्स हैं, इसलिए बच्चों, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो बच्चों, जब आप चैप्टर नंबर 25 पढ़ रहे हैं तो 2, 3 और 13 और 14 चैप्टर को भी अवश्य पढ़ें। और बच्चों, यदि आप इसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ने से पहले हमने क्या किया था? विश्व मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी प्रकार बच्चों, चैप्टर नंबर 13 और 14 जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने भारत के मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। और बच्चों, जब चैप्टर नंबर 23 की हमने शुरुआत की थी तो हमने राजस्थान के मानचित्र के बारे में देखा था। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मानचित्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे और जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें नया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आंकड़े बदल गए हैं। और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राजस्थान से संबंधित आंकड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो हमें जनसंख्या वितरण का अर्थ पता है, घनत्व का अर्थ पता है, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, क्या ये धनात्मक होती है या ये ऋणात्मक होती है, या इन दोनों में जन्म, मृत्यु और प्रवास का कोई रोल होता है। ठीक है ना बच्चों। तो हम इतने सारे कॉन्सेप्ट इन चारों चैप्टर्स में क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए हमें कोई खास मुश्किल इस चैप्टर में नहीं आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो बहुत आसान चैप्टर है। और आज हम इस भाग के अंतर्गत किसका अध्ययन करने वाले हैं? जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे। और ये किसके बारे में होगा बच्चों? राजस्थान से संबंधित इसके अंतर्गत डेटाज आएंगे। ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं भारत के साथ में। बच्चों, भारत की आबादी कितनी है? और बच्चों, आंकड़ों का आधार क्या है? वर्ष 2011। जी हाँ बच्चों, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की आबादी है बच्चों 121.01 करोड़। ठीक है बच्चों। तो आपने जब चैप्टर नंबर 13 और 14 पढ़ा था तब भी इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों, यदि हम राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 6 करोड़ और 85 लाख। ठीक है। तो कितनी है बच्चों? 6 करोड़ और 85 लाख राजस्थान की जनसंख्या है। और बच्चों, यदि हम भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो कौन सा राज्य आता है? जी हाँ बच्चों, अपना राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है बच्चों। और कितना प्रतिशत है राजस्थान के पास में भूभाग का? वो है बच्चों 10.41%। ठीक है बच्चों। तो ये भारत का मानचित्र है और आप इसमें आसानी से देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति। हमने बहुत अच्छे से मानचित्र भी पढ़ा था। ठीक है बच्चों। तो आप नोट कर लेंगे, राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ 85 लाख
और बच्चों राजस्थान के पास में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत भूभाग है? 10.41% भूभाग। ठीक है बच्चों, और हमने राजस्थान के सभी जिलों के बारे में भी विस्तार से देखा था कि राजस्थान में 33 जिले हैं। ठीक है बच्चों, और हमने बहुत सारे डेटाज देखे, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, ये सब डेटाज मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी आपको यहाँ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक, और साथ में बच्चों राजस्थान राज्य का एक रिक्त मानचित्र, ताकि आप नोट करते रहेंगे उन महत्वपूर्ण स्थानों को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान, जनसंख्या व जनजातियां। तो बच्चों इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक तो हम जनसंख्या वाला टॉपिक और दूसरा जनजातियों वाला टॉपिक। जनसंख्या के अंतर्गत हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में। ठीक है बच्चों, और ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब किसके घटक होते हैं बच्चों? जनसंख्या संरचना के घटक होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में, कि जनसंख्या का वितरण हम किसे कहते हैं। वैसे बच्चों आपको याद हो चुका होगा कि जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है जनसंख्या के स्थानिक फैलाव से, यानी कि कौन से स्थान पर कितनी जनसंख्या का निवास पाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि का अर्थ भी आपको पता है। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है? एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के मध्य में आए हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व में हम क्या देखते हैं? जनसंख्या घनत्व में हम जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य के अनुपात को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या जो घनत्व है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। वितरण के अंतर्गत हम स्थानिक फैलाव की बात में करते हैं, अनुपात की बात नहीं करते हैं। अनुपात की बात किसमें होती है बच्चों? जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात की बात होती है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे लिंगानुपात में कि राजस्थान में कितना लिंगानुपात है और लिंगानुपात कम होने के कारण क्या हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा हमारा साक्षरता से जुड़ा हुआ। भारत की साक्षरता के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था और इस चैप्टर के अंतर्गत हम राजस्थान की साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन 5 टॉपिक में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण के बारे में। तो बच्चों लिखना शुरू करेंगे इसके परिचय के साथ में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं राजस्थान से संबंधित तथ्यों की। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। तो पहला बिंदु क्या रहा बच्चों? भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, बड़ा राज्य है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने मानचित्र में देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है राजस्थान राज्य का। राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है और कुल जनसंख्या का कितना है बच्चों? 5.66%। तो बच्चों आपको ये डेटा याद रखना है, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10.41% तो क्षेत्रफल है भारत का राजस्थान के पास में। उसी प्रकार बच्चों जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में निवास करता है। और बच्चों यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बच्चों यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सन 2001 से 2011 तक जनसंख्या में दशाब्दी वृद्धि दर कितनी रही? 21.31। ठीक है बच्चों, और राजस्थान और भारत की कितनी रही बच्चों? भारत की रही 17.70 यानी 17.70%। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि राजस्थान की जो दशाब्दी वृद्धि दर है भारत की दशाब्दी वृद्धि दर से अधिक है। ठीक है ना बच्चों, तो आप यहाँ पर नोट कर लें कि राजस्थान की दशाब्दी वृद्धि दर कितनी है? 21.31 और भारत की है 17.70। ठीक है बच्चों, तो ये हम बहुत आगे हैं और हमें
इसको कम करने की आवश्यकता है। देखते बच्चों अगला बिंदु, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में रही और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर जिले में रही। ठीक है ना बच्चों, तो बाड़मेर की जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत थी? 32.50 यानी 32.50%, यानी कि राजस्थान की जो एवरेज रेट है उससे भी हाई थी। राजस्थान की कितनी थी? 21.31, और जबकि यहाँ पर देख सकते हैं बाड़मेर में है 32.50। और बच्चों श्री गंगानगर में ये काफ़ी कम रही, मात्र 10%। ठीक है ना बच्चों, तो सभी जिलों को श्री गंगानगर की तरह 10% के आसपास यदि आ जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, राजस्थान में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता पाई जाती है। ठीक है ना बच्चों, हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा असमानता है। और बच्चों यदि हम बात करें स्पेशली पूर्वी राजस्थान की और पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल होने के कारण जनसंख्या का घनत्व जो है वो विरल होता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या घनत्व हमें मिलेगा। बच्चों यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 928। बच्चों आप जानते हैं ना कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो राजस्थान राज्य में कितना है बच्चों? 928 है, जबकि देश का लिंगानुपात कितना है बच्चों? 943 है, जो कि 15 कम है। ठीक है ना बच्चों, तो 928 और 943। बच्चों आप ही की पुस्तक में एक टेबल है, उसके अंतर्गत 940 भी ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं पर 943 है और कहीं पर ये 940 है। ठीक है बच्चों, यदि हम एक टेबल की बात करते हैं तो ये 2011 के अनुसार 940 ही आता है। और बच्चों 2011 का जो डेटा है वो बहुत पुराना हो चुका है, वर्ष 2021 आ चुका है, अब नए आंकड़े आएंगे, इसीलिए इस प्रकार के जो डेटाज हैं इनमें अंतर आता रहता है। लेकिन बच्चों बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इनमें। राजस्थान में 20वीं सदी में जनसंख्या तेजी से बढ़ी और इस शताब्दी के पहले 50 वर्षों में 1.5 गुना थी और बाद के 50 वर्षों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। ठीक है ना बच्चों, तो यदि हम 1950 तक की बात करें, 1901 से 1950 तक, तो कितने गुना वृद्धि हुई? 1.5 गुना। और 1951 से 2000 की बात करें तो 3 गुना वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं किसकी? राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं हैं। और बच्चों इन 8-10 बिंदुओं से आपको इस चैप्टर की एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते बच्चों लिखेंगे हम, राजस्थान में साक्षरता का कितना प्रतिशत है? 66.1%। और भारत का कितना बच्चों? 74.04%, यानी कि हम साक्षरता के मामले में भारत के औसत से काफ़ी पीछे हैं। ठीक है बच्चों, केवल 2 राज्य हमसे नीचे हैं इस मामले में, एक तो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है बिहार राज्य, यानी कि हम बॉटम 3 में हैं। ठीक है बच्चों, बॉटम 3 में हैं। यहाँ पर सबसे कम साक्षरता किसकी है बच्चों? बिहार राज्य की है। उसके बाद में आता है नाम अरुणाचल प्रदेश का, और बच्चों तीसरे स्थान पर हम आते हैं राजस्थान राज्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साक्षरता की दृष्टि से हम काफ़ी पीछे हैं, मात्र 66.10। ठीक है बच्चों, और सबसे अधिक साक्षरता यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो कोटा जिले में है, और सबसे कम साक्षरता है बच्चों जालोर जिले में 54.90। बच्चों कोटा की भी आप नोट कर लें 76.60%। ठीक है, तो हमें क्या आवश्यकता है? साक्षरता के जो प्रतिशत दर है उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ओवरऑल ये 9 बिंदुओं के अंतर्गत हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है जनसंख्या का वितरण, और उसी से संबंधित हम कुछ शब्दावलियाँ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में भी पढ़ा था, 13 और 14 में भी पढ़ा है, और आज चैप्टर नंबर 25 में भी हम इन सब बातों को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो कोई सा भी संशय आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करेंगे जनसंख्या के अर्थ के साथ में। जनसंख्या से क्या अर्थ है बच्चों? किसी प्रदेश में रह रहे निवासियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो पूरे भारत में हर 10 वर्ष बाद में क्या होती है? जनगणना की जाती है। वर्ष 2021 आ चुका है, यानी इसका मतलब क्या है कि अब एक और जनगणना हो जाएगी। इससे पहले कब हुई थी? 2011 में हुई थी।
तो हमें नए आंकड़े भी मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम जनसंख्या, जिसे इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। दूसरा शब्द है बच्चों जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण क्या है बच्चों? जनसंख्या के वितरण से आशय है जनसंख्या के स्थानिक फैलाव से कि कितने कौन से स्थान पर कितनी जनसंख्या का निवास है। यहाँ पर हम अनुपात की बात नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम केवल एक तथ्य के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम कहते हैं ना कि विश्व के 90% क्षेत्र पर विश्व की 10% आबादी रहती है और विश्व के 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या रहती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करें, एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, जबकि अनुपात के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, हम अनुपात के अंतर्गत 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की औसत संख्या को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों का क्या आता है, अनुपात आता है। ठीक है बच्चों, तो वितरण शब्द अलग है और घनत्व शब्द अलग है। वितरण में हम अनुपात की बात नहीं करते हैं, जबकि जनसंख्या घनत्व में हम अनुपात की बात करते हैं, क्षेत्रफल के और जनसंख्या के बीच के अनुपात की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम जनसंख्या के वितरण के बारे में। ठीक है, जनसंख्या का वितरण क्षेत्रीय प्रारूप की ओर संकेत करता है, जबकि जनसंख्या घनत्व के द्वारा मनुष्य व क्षेत्रफल के आनुपातिक संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये जो शब्द है इसे मन में रखना है कि वितरण में अनुपात नहीं आएगा, घनत्व में आएगा अनुपात शब्द। जनसंख्या वितरण से ये आशय है कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने अनुपात शब्द का नाम ही नहीं लिया है, यहाँ पर हम एक सामान्य बात करते हैं कि उस स्थान पर इतने लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, और अब हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण किन किन कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं। जनसंख्या को वितरण जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक कारक की, आर्थिक कारक की, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक की, और सबसे अंत में चर्चा करेंगे राजनीतिक कारकों की। ठीक है ना बच्चों, तो व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है और कुछ क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल होते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम देखें भौतिक कारकों की बात करते हैं तो भौतिक कारकों में सबसे पहले नाम आता है धरातल का, कि किसी क्षेत्र का धरातल कैसा है, क्या वो उपजाऊ है या वो अनुपजाऊ है, क्या वो मैदानी है या वो पठारी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जलवायु, मृदा, वनस्पति तथा सिंचाई की सुविधाओं के बारे में भी हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में ये जो तत्व होते हैं क्या वो विद्यमान है या उनकी अनुपस्थिति है। तो बच्चों, उष्ण जलवायु और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जलवायु की दशाएं बहुत ही कठोर है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो अधिक होती है। उसी प्रकार बच्चों, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जमाव अधिक है। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान। और बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त जल की सुविधा है और दूसरा बच्चों, उपजाऊ मृदा भी वहाँ पर है, जिससे कि कृषि कार्य आसानी से हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर यदि हम बात करें तो जनसंख्या सर्वाधिक रहती है नदियों के किनारों पर। यदि बच्चों हम देखें जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, तो बच्चों ये सारी की सारी सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई है? नदियों के किनारों पर, क्योंकि जल व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो भौतिक कारणों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वो कारक जो व्यक्ति को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति और सिंचाई की सुविधा। उसी प्रकार बच्चों दूसरा होता है आर्थिक कारण। ठीक है ना बच्चों, आर्थिक कारणों के अंतर्गत नाम आते हैं खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास और परिवहन का। बच्चों अक्सर हम देखते हैं कि जो पलायन हो रहा है वो गांवों से शहरों की ओर हो रहा है। और बच्चों ऐसा क्यों? सबसे बड़ा कारण है रोजगार का। तो बच्चों जिन क्षेत्रों में रोजगार अधिक होते हैं, चाहे वहाँ पर खनिजों की उपलब्धता की वजह से हो या फिर औद्योगिक गतिविधियों की वजह से हो, वहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव होता है वो ज़्यादा
हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा नहीं होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में परिवहन की भी बहुत अच्छी सुविधा होती है, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा। इसलिए बच्चों गांव से नगरों की ओर पलायन अधिक होता है। और बच्चों तीसरा कारण है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। बच्चों कभी कभी ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर रोजगार की कमी होती है, तो जो वहाँ के श्रमिक होते हैं वो अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों चौथा कारण होता है राजनीतिक कारण। बच्चों लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर स्थिर सरकार होती है और वहाँ पर उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान होती हो। ठीक है बच्चों, तो व्यक्ति उन स्थानों को भी छोड़ देते हैं जहाँ पर राजनीतिक रूप से अस्थिरता विद्यमान हो। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने 4 कारणों के बारे में डिस्कस किया कि जनसंख्या वितरण को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारण और चौथा है बच्चों राजनीतिक कारण। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस प्रकार से एक टेबल बना लें और इसके अंतर्गत आने वाले तत्वों की एक सूची बनाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।